नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है मोहन का मंत्रिमंथन, 28 के प्लान पर चिंतन। बीजेपी इस समय चिंतन मोड पर है। कारण कई हैं। दिल्ली की राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो जेन जी का जो मूवमेंट है, जिसका नेतृत्व एक अजीब से नाम वाली पार्टी ने किया, CJP, कॉकरोच जनता पार्टी। मध्य प्रदेश की तरफ लौटें तो दतिया मंथन का एक बड़ा सब्जेक्ट बना। जिस तरह का हाई प्रोफाइल इलेक्शन रहा, उसे देखते हुए बीजेपी जो 29 लोकसभा सीटें और 160 से ज़्यादा विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश में 23 और 24 में जीत चुकी है, उसके लिए ये वाकई मंथन का विषय है कि दतिया में तमाम ताकत लगाने के बाद भी क्या चूक छूट गई। हालांकि सब जानते हैं कारण क्या रहे, लेकिन इन कारणों को ओवरकम करना ही किसी विजेता पार्टी का या जीत के मंत्र के साथ आगे बढ़ने वाली पार्टी का ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि वो ये अगर मगर में नहीं उलझ सकती कि अगर ऐसा नहीं होता तो हम जीत जाते, वैसा नहीं होता तो हम जीत जाते। तो ये जो मंत्रिमंथन है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और निश्चित तौर पर जब मंथन होता है तो उसमें अमृत भी निकलता है और विष भी निकलता है। अमृत के दावेदार बहुत होते हैं, विष के लिए भोले बाबा या भगवान शिव की तरह आने वाले लोग बहुत कम होते हैं। लेकिन बीजेपी में संगठन के पुरोधा नेता इस विष के दावेदार हमेशा रहे हैं। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अमृत की तो लूट है, विष कौन कंठ में धारण करता है। तो बीजेपी क्या इसके लिए तैयार रहेगी कि वो आलोचना रूपी उस विष को भी कंठ में धारण करके 2028 के लिए मैदान में उतरेगी? आज इसी पर डिबेट है। सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सियासत में चुनाव भले 5 साल में आता हो, लेकिन उसकी तैयारी बहुत पहले शुरू हो जाती है। शायद यही वजह है कि मोहन सरकार अभी से अगले पड़ाव की तैयारी में जुटने जा रही है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने मंत्रियों के साथ 2 दिन के चिंतन शिविर में बैठेंगे। प्रस्तावित चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच विभागों के कामकाज, सरकार की प्राथमिकताओं और जमीन पर योजनाओं के असर को लेकर मंथन होगा। मंत्रियों से उनके विभागों का फीडबैक लिया जाएगा तो जिलों की स्थिति पर भी बात होगी। स्थानीय स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन, अधिकारियों के साथ समन्वय और जनता तक सरकार की योजनाएं कितनी प्रभावी तरीके से पहुंच रही हैं, इन तमाम पहलुओं को कसौटी पर परखा जाएगा। खास बात यह है कि शिविर भोपाल से दूर किसी शांत या पर्यटन स्थल पर आयोजित किए जाने की तैयारी है, जिससे 2 दिनों तक पूरा फोकस सिर्फ सरकार के काम और आगे की रणनीति पर रहे। इस बीच सरकार जन विश्वास के जरिए भी जमीनी हकीकत समझ चुकी होगी। चिंतन, मनन, मंथन भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया और पद्धति का भाग है और हर मंथन के बाद, हर चिंतन के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार, संगठन ये प्रयास करते हैं कि अब तक हमने जो किया उसका आकलन, और उस आकलन के बाद जो श्रेष्ठ कार्यक्रम उसको सर्वश्रेष्ठ कैसे बनाना। और निश्चित तौर पर ऐसे चिंतन, मंथन, मनन के उपरांत जो निर्णय आता है, जो सामने निकल कर आता है, वो होता है जनता का हित और मध्य प्रदेश को आगे लेके जाना। तो निश्चित 2027 में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का दौर शुरू होगा और उसके बाद सरकार धीरे धीरे 2028 के विधानसभा चुनाव की तरफ बढ़ेगी। ऐसे में सरकार के पास अपनी योजनाओं को जमीन पर पहुंचाने और अधूरे कामों को रफ्तार देने का यही सही वक्त है। शिविर में मंत्रियों को अगले सालों के लिए लक्ष्य दिए जा सकते हैं, उनकी प्राथमिकताएं तय हो सकती हैं और जनता से सीधे जुड़ने का नया खाका भी बन सकता है। सरकार के पास अब अपने कामकाज को परखने के लिए अनुभव भी है और आगे की राजनीतिक चुनौतियों का कैलेंडर भी सामने है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि उनकी तैयारी का डर बीजेपी को सता रहा है। भाजपा के 3 काम, भोजन, बैठक और विश्राम। लेकिन भाजपा कितना ही प्रयास कर ले, 2028 में मध्य प्रदेश में जन जन के विश्वास वाली कांग्रेस की सरकार आएगी। भाजपा का कार्यकर्ता दीनदयालु देव दुर्लभ दरी बिछाओ योजना का हितग्राही बना हुआ है, उसे इस सरकार में कहीं कोई हिस्सेदारी नहीं है। तो मध्य प्रदेश में जनता परेशान है, भाजपा का कार्यकर्ता परेशान है और हर कोई टकटकी लगाकर 2028 में बदलाव के साथ कांग्रेस से उम्मीद लगाए बैठा है। मोहन सरकार का ये चिंतन शिविर महज 2 दिन की बैठक भर नहीं होगा। ये सरकार के पहले हिस्से की समीक्षा और दूसरे हिस्से की रणनीति के बीच की कड़ी बन सकता है।
एक तरफ मंत्रियों के सामने उनके काम का आईना होगा तो दूसरी तरफ अगले 2.5 साल के लक्ष्य भी होंगे, क्योंकि सरकार भी जानती है कि 2028 की सियासी परीक्षा का परिणाम आखिरी 6 महीनों की तैयारी से नहीं, अगले 2.5 साल के काम से तय होगा। हमारे सवाल देख लीजिए, क्या चिंतन शिविर 2028 की चुनावी तैयारी के लिए ये एक बड़ी कड़ी साबित होगा? ये चिंतन शिविर, क्या शिविर में डॉक्टर मोहन यादव सरकार के मंत्रियों के पहले 2.5 साल कसौटी पर होंगे? क्या निकाय चुनावों से पहले कमज़ोर क्षेत्रों पर, जो कमज़ोर क्षेत्र हैं जहां बीजेपी को मेहनत करने की ज़रूरत है, विधानसभा सीटों की हम बात कर रहे हैं, वहां पर सरकार का फोकस बढ़ेगा? मिलिए मेहमानों से। हमारे साथ हैं रवि राहुल वर्मा जी, युवा नेता हैं, कांग्रेस के लिए स्पोक्स पर्सन है। मनोज सैनी, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर। मनोज का स्वागत, रवि का स्वागत और डॉक्टर गुलरेज शेख का स्वागत, जो हमारे साथ जुड़े हैं। हमेशा आनंद आता है उनके साथ बात करके। तो मनोज, सबसे पहले ज़रा समझाइए कि सुंदर फिजाओं में, वादियों में बैठ के पार्टी फिर चिंतन करेगी और जाहिर है मसले कई हैं, जेन ज़ी को जोड़ना है, अपनी तरफ खींचना है और उसी के साथ दतिया के दर्द को भी समेटकर आगे की राह चुनना है कि अब दतिया नहीं होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा। और मंत्रियों के 2.5 साल के कार्यकाल, जैसा हमने कहा कि सवाल में भी कहा कि कसौटी पर होंगे, तो किस तरह से आप देखते हैं, किस तरह से तमाम चीज़ें आगे बढ़ेंगी? एक तो राजनीतिक फिजाओं में इस समय तमाम तरह की चीज़ें दिखाई दे रही शरद जी, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से चिंताएं बड़ी होंगी जी। और वो चिंता का असर हर जगह दिखाई देगा। हाल ही में जो प्रदेश कार्य समिति हो रही है 30-31, मुझे लगता है वहाँ भी चर्चा का विषय होगा। कुछ दिन पहले दिल्ली में एक बैठक हुई तो उसमें भी प्रधानमंत्री से लेकर और तमाम सारे लोगों ने उस पर चिंता जाहिर की। तो अब तैयारी वही है कि 28 आते आते और क्या होगा, लेकिन 28 से पहले 27 उत्तर प्रदेश का चुनाव हो चुका होगा, तो उससे कुछ चीज़ें भारतीय जनता पार्टी को समझ आ जाएगी कि आखिर हमें और क्या करना है। लेकिन 2.5 साल हो गए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को, उनके तरीके से उन्होंने बहुत बेहतर काम करने का प्रयास किया, कई सारे नवाचार किए, खासकर निवेश को लेकर। तो युवाओं को जोड़ने का बात भी है, युवा ही राजनीति के मूल में रहने वाला और युवाओं पर वो भी काम कर रहे हैं जी। लेकिन दूसरा ये भी है कि लंबे समय से ये चर्चा चल रही कि आखिर क्या मंत्रिमंडल विस्तार होगा, क्या इसमें कुछ परिवर्तन होंगे। तो मुझे लगता है वो वक्त आ गया है, अब नहीं होगी इसमें देरी और सितंबर जाते जाते शायद हम कुछ चीज़ें देख पाएंगे। पर लेकिन उससे पहले इन सब की कसौटी मनोज होना चाहिए कि आप उसके ज़रिए क्या रिफॉर्म, क्या सुधार अपने भीतर ला रहे हैं। कई बार ये जातिगत समीकरणों में, कई बार ये एडजस्टमेंट में उलझ के रह जाता है दोनों पार्टियों में। जी। और फिर हम देखते हैं कि वही 9 दिन चले 2.5 कोस, आप जो परिवर्तन लेकर भी आए हैं वो परिवर्तन जहां उलझ गया है उससे पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब ज़मीन पर, क्योंकि बहुत राइट टाइम है, 2.5 साल आपको अपनी तैयारी करने के लिए बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म देते हैं, तो अपनी कमज़ोरियों को भी कसौटी पे कसिए और अपनी ताकत को भी सामने रखिए। रवि जी, निश्चित रूप से जी, कैसे देखते हैं आप? बीजेपी एक बार फिर कमर कस रही है और ऐसी पार्टी है जो चोट खाने के बाद दुगनी ताकत से वापसी करने का दावा भी करती है और दम भी रखती है। जी, निश्चित तौर पे शरद जी, हर एक दल को और पार्टी को अपना चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है, लेकिन जब 2.5 साल बीत जाने के बाद सरकार को चिंतन करने की आवश्यकता पड़ी है, समीक्षा करने की आवश्यकता पड़ी है, ये सीधे सीधे स्पष्ट दिखाता है कि सब कुछ असंतोषजनक है। क्योंकि असंतोषजनक है इसीलिए समीक्षा की जरूरत पड़ रही है, और असंतोषजनक है तो जिम्मेदारी किसकी? क्योंकि दतिया और विजयपुर की हार ने स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी को चिंतन में डाल दिया है कि आखिर भोग विलासिता के जीवन जीने वाले, ऐसे कमरों में बैठने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता मध्य प्रदेश या भोपाल में भी जहाँ उनके हाईटेक कार्यालय हैं वो चर्चा कर सकते हैं, लेकिन फिर एक पर्यटन पर निकले हैं। ये बताते हैं कि चिंतन मंथन नहीं है, ये ऐशो आराम के लिए निकलने वाली सरकार है, क्योंकि जिसका वास्तव रहा नहीं है। लगातार जनता की जिस नब्ज पर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, राहुल जी और जीतू पटवारी जी की जो जोड़ी लगातार मध्य प्रदेश हो या देश में देख रहे हैं इन दिनों कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना और 2 हार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बताती है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जिस डबल इंजन के दम पर आई थी, वो मूल मुद्दों से भटक गई है, उसका जनता से वास्ता नहीं रखा है। क्योंकि राजधानी में लगातार हमारा जो एक सहयोग है और आपका जो सहयोग है, लगातार वो किसानों की समस्याओं को उठा रहा है। यहाँ किसान लगातार भोपाल में चक्का जाम कर रहे हैं और मंत्री
कोई जिम्मेदारी के तहत मिलने नहीं जाता है, जिन्हें आज जेनजी की चर्चा के रूप में हम इस विषय को भी लेकर आए हैं। जेनजी लगातार और अब तो अल्फा भी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सरकार बताए कि सरकार आखिर करना क्या चाह रही है। बताइए डॉक्टर गुलरेज शेख, सवाल खड़े किए हैं रवि जी ने, क्या कर रहे हैं आप? किसानों से जुड़े मसले हैं, तमाम लोगों के तथाकथित असंतोष से जुड़े मसले हैं, महंगाई है, चीनी की बात है, इन तमाम मसलों पर बीजेपी क्या कर रही है? मतलब वो सुझाव भी दे रहे हैं अपेरेंटली कि इन मुद्दों पर भी चर्चा आपको करनी चाहिए अपनी बैठक में। जी देखिए शरद जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है, बीजेपी एक जीता जागता ऑर्गेनाइजेशन है और एक ऑर्गेनिज्म भी है। और जब जीता जागता ऑर्गेनिज्म होता है तो वो चिंतन करता है, वो ये ऑडिट करता है कि मैंने आधे समय में क्या काम किया है और आधे समय में बचा हुआ काम कैसे करेंगे। और एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक फोर्स होने के नाते हम इस चीज को भी ऑब्जर्व करते हैं कि हमने अपने द्वारा किए गए वादों को कितना पूरा किया है और आगे का 2.5 वर्ष का रोड मैप क्या होना है, ताकि जब जनता के सामने जाए तो हम अकाउंटेबिलिटी लेकर जाएं। और इसी दिशा में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार आगे बढ़ रही है। हम हर चीज को ऑडिट करते हैं कि हमारी योजनाएं बहन बेटियों के पास कितनी पहुंची, युवाओं के पास कितनी पहुंची, किसानों के पास कितनी पहुंची, शिक्षा में क्या हाल हुआ, हमने जो निवेश लाए वो निवेश और कितना हम बढ़ा सकते हैं, रोजगार को कितना और हम आगे ले जा सकते हैं। तो इन चीजों को लेकर हमेशा चिंतन किया जाता है और आगे का रोड मैप बनाया जाता है। यहाँ कांग्रेस की तरह नहीं होता है कि हम एक चिंतन शिविर करें तो उसमें ये डिसाइड कर लें कि किस गुट को कितना मिलना है आगे 2-2.5 साल में। हम यहाँ ये डिसाइड करते हैं कि किस वर्ग को, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसान हो, चाहे युवा हो, उसको और कितना दिया जाएगा, उसको कितना मिला है और आगे कितना दिया जाए। तो इसी चीजों को लेकर आपने एक चीज और देखी है, पहले प्रदेश की कार्य समिति होगी, उसके बाद सरकार का चिंतन होगा, ताकि जो फीडबैक ग्राउंड का वहां से आए कि आवाम क्या चाहती है उसके वो एग्जीक्यूशन सरकार पूरा करे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर यही होना चाहिए और यही होगा तो पार्टी एक सही धारा और दिशा पकड़कर आगे बढ़ेगी। और बीजेपी बहुत स्मार्ट है, इसमें बहुत ही कैलकुलेशन के साथ आगे बढ़ने वाली पार्टी है और वो ये जानती है कि क्या गलतियां हमसे अब तक हुई हैं और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अडॉप्ट करनी चाहिए। मनोज, और प्रदेश में आप बीजेपी को देखते हैं करीब से, क्या आप चैलेंजेस उभरते हुए अभी आपने देखे हैं जिनसे बीजेपी को उभरने की ज़रूरत है? क्योंकि आपका बहुत स्ट्रांग नेटवर्क है, आपकी तमाम चीज़ें बहुत बेहतर हैं, लेकिन फिर भी चुनौतियां आती ही हैं उभर कर और आई ही हैं कुछ चुनौतियां उभर कर। क्या चैलेंजेस आपको लगते हैं जो बीजेपी जिनको मंच पर या फोरम पर नहीं रखेगी, लेकिन अंदरूनी तौर पर यहाँ बैठक होने जा रही है प्रभु श्री राम की नगरी में ओरछा में, यहाँ पर ये मसले ज़रूर चर्चा में होंगे? देखिए, चर्चा के बाद तो फिर उस पर इसीलिए मंथन चिंतन रखा है। लेकिन जहाँ तक आप मुझसे जानना चाह रहे हैं, तो एक तो बड़ी बात यह है शरद जी कि भारतीय जनता पार्टी ने ये विचार किया था कि हम पीढ़ी परिवर्तन कर रहे हैं। पीढ़ी परिवर्तन हुआ भी, लेकिन पीढ़ी परिवर्तन के बाद शायद दतिया भी उसका उदाहरण है कि आपने पीढ़ी परिवर्तन किया, नए चेहरों को मौका दिया, पर ये चिंता में डालता है क्या नए चेहरों को जनता स्वीकार नहीं कर रही है। तो ये एक बड़ा मुझे जो दिखाई दे रहा है। तो अभी भी 2028 आते आते सबसे बड़ा चिंतन और मंथन तो यही होगा कि क्या पुराने चेहरों को अभी बहुत जल्दी दरकिनार करना उचित नहीं है। मुझे लगता है इस पर चर्चा भी चल रही, जो मेरे पास जानकारी है। तो आने वाले दिनों में हम जो चर्चाएं कर रहे थे क्या एकदम नई पीढ़ी दिखाई देगी, तो मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता। ये सबसे बड़ा चिंतन का विषय है और बीजेपी इस पर केंद्र से लेकर राज्य तक बड़ी गहराई से काम कर रही। और आप देखिए कि जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी बैठे होंगे तो अभी हाल में उनका जनविश्वास कार्यक्रम चल रहा, जनता के विश्वास यानी जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत सारी हकीकत उनके सामने होगी, क्योंकि वो खुद जनता से मिल रहे हैं। और इसीलिए मंत्रियों के साथ बैठकर, चाहे वो नई पीढ़ी या पुरानी पीढ़ी के तालमेल की बात हो या सरकार जिन कामों को लेकर आगे बढ़ रही उनकी बात हो, वो वास्तव में जनता तक पहुंच पा रहा है या नहीं, तो बहुत महत्वपूर्ण है ये मंथन चिंतन। क्योंकि जो आप कह रहे हैं, ओरछा से भी एक रोड मैप मेरे ख्याल से सामने आ जाएगा कि वहाँ के नेता क्या कह रहे हैं, कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं। तो इन सभी पर बात होना है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि अभी जो राजनीति की दिशा बदली है उसके कारण बीजेपी की सत्ता हो या संगठन, दोनों में विचार भी चल रहे हैं और नए विचार की ज़रूरत है। और महत्वपूर्ण बात है कि पीढ़ी परिवर्तन को लेकर क्या बीजेपी ठिठकी है और क्या उसे लगा है कि कुछ चीज़ें एकदम से बहुत तेज़ी से नहीं करना चाहिए, क्योंकि
ये क्रिकेट का खेल नहीं है, ये राजनीति है। और यहाँ हर बड़े प्लेयर का, यहाँ मैं राजनीति के प्लेयर की बात कर रहा हूँ, उसके फॉलोअर्स की संख्या बहुत मजबूत होती है। और बीजेपी भले ही क्षत्रपों की पार्टी नहीं है, इसीलिए नरोत्तम मिश्रा मैदान में उतरते हैं, उनके समर्थक भी सामने आते हैं, लेकिन फिर भी कहीं कुछ टूटन और विघटन की कड़ियाँ रह जाती हैं जो दतिया में अपना काम करती हैं और बीजेपी को भी हक्का बक्का करती हैं कि आखिर हमसे क्या चूक हुई। तो ये एक सवाल है, बड़ा सवाल है कि बड़े नेता के हजारों कार्यकर्ता, समर्थक, अगर आप इन्हें मैदान से हटाते हैं अचानक, तो क्या एक असंतोष की लहर पैदा होती है? आपने वाकई बड़ा सवाल खड़ा किया। जी वर्मा साहब, आप क्या देखते हैं और आगे? निश्चित तौर पर जिस भारतीय जनता पार्टी को लेकर चर्चाएं होती थी कि ये संगठन गड़े चलो के पद पर चलती है, लेकिन संगठन नहीं है, अब यहाँ गुटों में बट चुकी भारतीय जनता पार्टी है। मैं इसीलिए गुटों में कह रहा हूँ क्योंकि मध्य प्रदेश में जो मंत्री हैं आला, वो बहुत गंभीर रूप में उन्हें देखा जाता था अपने कार्यों के लिए और अपनी एक बातचीत के लिए। लेकिन आप देखेंगे कि जिस तरीके से महंगाई का अगर विषय हम देखेंगे कि शक्कर के जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं और एक गैर जिम्मेदारा बयान आता है कि मैं तो शक्कर नहीं खाता हूं या मैं प्याज नहीं खाती हूं, ये लगातार जनता को ठेंगा दिखाने जैसा है कि आप सरकार में मंत्री हैं साहब, आप एक ऐसा जवाब दीजिए जो जनता के मर्म को समझे और उसे राहत देने का काम करे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं या जनता के तौर पर कि ये कहीं ना कहीं ये दम्भ है, जो सत्ता में रहने का दम्भ है, ये आदमी में ऐसा पैदा कर देता है शरद जी कि उससे जनता से अब कोई मद नहीं रहता है, क्योंकि उनका पेट ही नहीं, गला भर गया है। इसलिए अब वो शक्कर नहीं खाते हैं, उन्हें जनता के मिठास से कोई लेना देना नहीं है कि त्यौहार है और शक्कर के दाम इतने हो चुके हैं। तो मैं मानता हूं कि जनता के इस दुख को भी ये मंथन में शामिल करेंगे, क्योंकि मंत्री तो पहले ही कह चुके हैं कि घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सब चीजें हैं और मैं मानता हूं कि इस चिंतन शिविर में जिक्र करना बात करेंगे। वर्मा साहब उचित है। और नहीं शरद जी देखिए, चिंतन की बात है, 2.5 साल की चिंतन की बात है, तो मैं मानता हूं कि ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि 22-23 लोग इंदौर में जान गंवा चुके हैं और मंत्री का जो बयान है वो गैर जिम्मेदाराना है। और उसके बाद भी ये कहना शक्कर जैसे बयान पर, महंगी शक्कर है, जनता राहत चाहती है, और मंत्री का ये कह देना साहब कि मैं तो शक्कर नहीं खाता और मैं प्याज नहीं खाती हूँ, तो ये 2.5 साल की चर्चा में ये विषय आना चाहिए कि वो इस पर भी मंथन करेंगे। फिर गुलरेज साहब पहले कह चुके हैं, लेकिन कुछ और ऐड करना चाहें वो इसके साथ जवाब देने के साथ, तो बताइए गुलरेज साहब क्या कहेंगे? शरद जी, बेसिकली मैं यूजुअली नकारात्मक बातें चर्चा नहीं करता, मैं सकारात्मक ही बात करूंगा। देखिए, बीजेपी एक विजन लेके चल रही है कि 2047 तक हिंदुस्तान को एक विकसित देश कैसे बनाया जाए, और उसके लिए हम लगातार चिंतन करते हैं कि कौन से राज्य में जहां हमारी सरकार है, जहां हमारी कुव्वत है, वहां पर देश को आगे ले जाया जाए, प्रदेश को आगे ले जाया जाए। अभी आप देखिए कि आज जिस तरह से टैंक्स के ओवरहॉलिंग का काम शुरू किया है, और खुद राजनाथ सिंह जी जबलपुर में थे, इसके पहले हमने कोचिस का काम शुरू किया उबैदुल्लाहगंज में, लगातार इंडस्ट्रियलाइजेशन के पथ पर मध्य प्रदेश को हम आगे ले जा रहे हैं। तो और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो बच्चों को रोजगार मिलता है। तो आप ये देखिए कि जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी नकारात्मकता का भाव फैलाती है, बीजेपी डॉक्टर मोहन यादव मोदी जी के विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और हम उस पथ पे बढ़ रहे हैं जिसमें मध्य प्रदेश, देखिए अभी तक मध्य प्रदेश क्या था, गेहूं चावल एक्सपोर्ट करने वाला प्रदेश बना जाता था। अब हम उसके साथ क्या ऐड कर रहे हैं, हम बम गोला बारूद और हमारी सेनाओं को टैंक भी एक्सपोर्ट करेंगे। तो हम लगातार मध्य प्रदेश को आगे ड्राइव कर रहे हैं और उसी का चिंतन कर रहे हैं कि आगे और कैसे ड्राइव कर सके। बिल्कुल, और ऐसी मिसाइलें भी तैयार रखिए अपनी, जैसा पहले कांग्रेस के गोला बारूद में आप निशाना साधते रहे हैं, और ऐसी मिसाइलों से बचिए जो कहीं आप ही को निशाना बना दें, आपके भंडार को दूर रखें। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसा हम देखते हैं आयुध निर्माणी में थोड़ी सी चूक भी बड़ी भारी पड़ती है। खैर, ये तो हुई एक लाइटर वेन की बात। मनोज, और क्या मसले आपको लगता है कि जो मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ चर्चा में आ सकते हैं, मंत्रियों को लेकर स्पेशली, क्योंकि मंत्रियों का एक जो रिकॉर्ड है वो बहुत बेहतर होना ज़रूरी है, परफॉर्मर की तरह। मुख्यमंत्री नेतृत्वकर्ता के नाते, जैसा आपने भी कहा कि वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि मंत्री नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कई मंत्रियों को लेकर ये सवाल उठे, कई शब्द मैं जोड़ रहा हूँ, कि जिनके परफॉर्मेंस को, इनमें से अधिकतर न्यू कमर हैं और इक्का दुक्का वरिष्ठ भी हो सकते हैं,
कि ये सवाल उठा है कि और परिश्रम की ज़रूरत है और पार्टी की रीति नीति को समझकर उसे आत्मसात करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्षेत्र जहां है, जो भी छत्रप, जैसा आप कह रहे थे, हम भारतीय जनता पार्टी में छत्रप नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जहां जो बड़े लोग हैं उनका कोई तोड़ दिखाई नहीं दे रहा शरद जी कि आप किसको लेकर आए। और यही जिसका पहले भी मैं जिक्र कर रहा था, तो मुझे लगता उसी के आधारित पूरी बात होने वाली है कि यदि ऐसा है तो इनकी जगह कौन होगा, हम किसको लेकर आए। तो आप देखिए, चिंतन मंथन से जो अमृत निकलेगा वो अमृत उन्हीं नए लोगों के चेहरों के पास जाएगा। वो चेहरे कौन से हैं? जो हर जगह मुख्यमंत्री जाएंगे नहीं, हर जगह प्रदेश अध्यक्ष जा नहीं सकते, तो जो जिस क्षेत्र में है वहां तो अपनी पार्टी को बढ़त दिखाए। और अभी सबसे बड़ी चुनौती है नगरीय निकाय के चुनाव, और ऐसी खबरें भी है कि इस बार सरकार और निर्वाचन आयोग भी ये चाहेगा कि पंचायत और निकाय के चुनाव आपको एक साथ होते दिखाई देंगे, जो मेरे पास जानकारी है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। और अभी जो चिंतन मंथन है उसमें ये एक बड़ा मूल मुद्दा होगा कि नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव से हम इतना बड़ा संदेश दे दें जिसका लाभ हमें 28 में मिल जाए। तो इसके लिए बहुत सारे बिंदु तय किए गए हैं। कुछ के कामों का मंथन चिंतन भी है, कुछ की रिपोर्ट अच्छी नहीं है, उसको भी आधार बनाया जाएगा। लेकिन अधिकारियों को लेकर भी बहुत कुछ नया होने वाला जो आने वाले दिनों में दिखाई देगा। रवि जी, बहुत कम वक्त है, 10-15 सेकंड में अपनी बात करें, फिर गुलरेज साहब का एक कंक्लूडिंग कमेंट लेके मैं आगे बढ़ूँ। निश्चित तौर पर शरद जी, देखिए गुलरेज जी उस विषय पर फर्क समझना ही नहीं चाह रहे हैं कि उनकी सरकार 2.5 साल के कार्यक्रमों की चिंतन करने जा रही है, समीक्षा करने जा रही है। समीक्षा इसी बात की तो आपको और हम इसलिए तो बैठे हैं यहाँ करने के लिए, आखिर सरकार ने 2.5 साल में क्या किया और क्या करना है। और जनता लगातार दर्द से करा रही है, लेकिन ये उस विषय पर चाहते ही नहीं। कैग की रिपोर्ट बता रही है कि कैसे इस सरकार में 600 करोड़ रुपए बंदरबाट हो गए, कैसे नाते रिश्तेदारों के खाते में पहुंचकर जुए सट्टे तक में लग गए। ये एक गंभीर विषय है, ये चिंतन करना पड़ेगा आपको। आप देखिए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आप सुनिए, एक अच्छा तरीका नहीं है। तो ये चिंतन करना पड़ेगा कि आखिर 600 करोड़ रुपए कौन बेकार गया। ये जनता की गाड़ी कमाई थी साहब, ये गुलरेज जी आपकी कमाई, निजी कमाई नहीं थी कि आप इस पर चर्चा करना नहीं चाहेंगे। ये गंभीर विषय है। किन नाते रिश्तेदारों के खाते में गए वो पैसे, किस जुए सटोरे को दिए गए पैसे, ये गंभीर विषय है। चलिए, आपको ये बताना होगा। चलिए कैसे जो 27 वर्मा साहब हो जाती है आदिवासी बेटा समाज के, और सरकार चैन से सो रही है। ये गंभीर विषय है, ये आपके चिंतन में आप करेंगे तो काम आएंगे। पर खैर, चिंतन ना करने वाली आपने ये आखिरी मौका, ये मौका आपने बहस में गंवा दिया। आप दोनों की बातें हम ठीक से नहीं समझ पाए। मुझे लगता है यही एक तो बड़ा, यही कहूंगा शरद जी कि सब सकारात्मक रहें और मध्य प्रदेश को आगे ले जाने के लिए काम करें, और उसी भाव के साथ हम चिंतन करें कि एमपी को और क्या दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और मुझे लगता है यही जिम्मेदारी जनता ने आप दोनों को दी है, चाहे आप सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें। जनता आपसे यही उम्मीद रखती है कि आप एक खुशहाल मध्य प्रदेश, एक बहुत सही दिशा की तरफ, रोज़गार, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब में आगे बढ़ते मध्य प्रदेश की तरफ आप ले जाएं। चाहे आप बीजेपी हो, सत्ताधारी दल हो, चाहे आप मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस हो, यही जिम्मेदारी जनता ने आपको दी है और यही आपको पूरी शक्ति से निभानी है। बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का।